नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेत नहीं दे रहे हैं साथ। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी भी 0.25% नीचे। सितंबर के महंगाई के आंकड़े से पहले कल दबाव में बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। आज यूएस फ्यूचर्स में हल्की मजबूती। कच्चे तेल का उबाल पड़ा ठंडा, भाव $92 के करीब। ओपेक ने इस साल डिमांड में 4,60,000 बैरल की कमी की जताई आशंका। दूसरी तिमाही में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के मजबूत नतीजे, करीब 2% बढ़ा डॉलर रेवेन्यू। FY23 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में भी बढ़ोतरी। वहीं 4.1% रही विप्रो की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। आज इन्फोसिस के नतीजों का इंतजार, बायबैक पर भी विचार करेगी कंपनी। 5 महीने की ऊंचाई पर रिटेल महंगाई। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 7% से बढ़कर 7.41% हुई। वहीं अगस्त में आईआईपी ग्रोथ करीब 1% घटी। 18 महीने के बाद निगेटिव आईआईपी दर्ज। और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा बने CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर। रणवीर सिंह को मिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। योगी आदित्यनाथ को चुना गया पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर। चलिए भैया, गुरुवार वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और जैसे कल सुबह मेंशन कर रहा था, बहुत सारी चीजें थी जो कल बाजार बंद होने के बाद आनी। उन सब पे आज रिएक्शन की करनी है तैयारी। आज वो हमारे जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, मेरे ख्याल से आईआईपी पे तो हम रिएक्ट ज्यादा नहीं करते, हालांकि वो 18 महीने के लोएस्ट लेवल पे पहुंच गई है, लेकिन इन्फ्लेशन इंच अप हुआ है। दोनों ही आंकड़े खराब थे अर्थव्यवस्था के लिहाज से। एचसीएल टेक, विप्रो के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद, यूएस फेड के मिनट्स बाजार बंद होने के बाद, इन सब पे अभी इस प्रोग्राम में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे जो क्यूज अवेटेड थे रहे कैसे हमारे बाजारों के लिए। खैर, वर्डिक्ट स्क्रीन पे कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। 1.5% के दबाव के साथ एसजीएक्स निफ्टी शामकाज की शुरुआत के इंडिकेशंस दे रहा है। यूएस में कल 3:30 बजे शो क्लोज कर रहे थे, जब मैं वॉल पे जा ही रहा था तब मेंशन कर रहा था यूएस के फ्यूचर्स उस समय थे 2/3 से 1% मजबूत। हमने भी दिन के हाईज पे क्लोज दर्ज कर दिया था। कल का इंटरडे चार्ट आएगा। बढ़िया सेशन था, 3 दिनों के पेन के बाद। बढ़िया 17,100 के आसपास के लेवल्स पर, 17,100 के प्लस के लेवल्स पर निफ्टी ने क्लोज दर्ज किया था। तो हमने जो डाइजेस्ट किया उसके सामने जो एक्चुअल सेशन पैन आउट हुआ यूएस का, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। कहां 2/3%, 1% उछाल फ्यूचर्स में। एक्चुअल सेशन में फ्लैट बाजार थे। फ्लैट से 1/3% का दरअसल दबाव देखने को मिला। तो वो फेड मिनट्स का रिएक्शन था या इन्फ्लेशन के आंकड़ों से पहले की थोड़ी बहुत यूएस में नर्वसनेस, वो जो भी जैसे भी रीड करना हो। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर भी थोड़ी बहुत हरकत है, इन ग्रीन है, लेकिन पिछले 2 दिनों से फ्यूचर्स जब ग्रीन रहते हैं तो बाजार का परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि वैसे ही उसी तर्ज पे एक्चुअल हो। कल भी सुबह फ्यूचर्स मजबूत थे, उसके बाद पस्त पड़ता चला गया एक्चुअल सेशन यूएस का। तो कल कहां छोड़ा था, आज कहां है, ये है ब्यूटीफुली पिक्चर जो प्रोड्यूसर साहब ने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। मिसाल के तौर पे डाउ फ्यूचर्स 29,436 पे छोड़े हुए 29,326 पे हैं। 100 पॉइंट से ज्यादा का वो दबाव। लाइकवाइज बाकी बेंचमार्क्स पे भी थोड़ा सा पेन। वही पेन एसजीएक्स निफ्टी ऊपर आपको इस समय दिखा रहा है। प्लेट को फ्लिप कर दीजिएगा। हालांकि बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, ऐसा कोई वेरिएबल में बहुत ज्यादा मूव नहीं। सबका सरदर्द जस का तस वैसे ही बना हुआ है, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हुए, इनसे करेंगे बातचीत, समझ लेंगे फेड मिनट्स में निकला क्या और बाकी के इंपॉर्टेंट क्यूज। वीरू से जानेंगे आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। अरे कल का गायब थे जनाब? थोड़ा तबीयत नासाज थी आशीष, और थोड़ा दिल्ली का मौसम, नोएडा का मौसम भी ऐसा ही है, चपेट में थे कल। अभी दुनिया भर में बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ। ये जो थोड़ी ठंड लग गई है, फीवर आ रहा है, कोल्ड है कि फ्लू है कि कोविड-19 है, और ये हमारी यहाँ कहानी नहीं है, दुनिया भर में यही डिबेट है। लोग तरह तरह के सिम्टम्स में डिफरेंशियल ढूंढ के बता रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अभी वायरल, अभी मान लेते हैं हल्की सुस्ती नरमी थी, है ना, थोड़ा सा तबियत नासाज थी। चलिए, स्वागत है आपका वापस।
हर्ष साहब बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट वो खासतौर पे आईटी नंबर्स पे खासतौर पे चर्चा करनी है, कैसे रहे वो नंबर्स। लेकिन नीरज जी क्या रहा भाई, फेड मिनट में कुछ तो वैसे रहा, बातचीत वही करी जो अनाउंस कर रहा था। हिस्ट्री है उसको कुछ मतलब पता नहीं लोग उसका इंतजार क्यों करते हो, ये रिलीज क्यों करते हैं, किसी को क्या इंटरेस्ट। 45 दिन पहले आपने क्या बोला था, जहाँ पे इतनी फ्लूइड सिचुएशन है। लेकिन ठीक है, रस्म के तौर पे आता है तो खैर वो इसीलिए वो नंबर वैसा ही हॉकिश है जैसे उन्होंने पिछली बार कहे थे। कल जो जिस पर ध्यान देना चाहिए, जो नंबर आया WPI के वो उम्मीद से बढ़ के आया है। एक्सपेक्टेशन थी कि नेगेटिव रहेगा, ज़ीरो रहेगा, लेकिन वो बढ़ के आया है 0.4% का। और हालांकि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप वो पीक कह सकते हैं आप कम हुआ, लेकिन नंबर बढ़ के आया उम्मीद से ज़्यादा है। तो WPI पहला इंडिकेशन आपको दे रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो पूरी तरीके से अभी प्राइस पास ऑन नहीं कर पा रही हैं और नंबर बढ़ के आ रहा है। इसका मतलब आगे महंगाई गुंजाइश है। CPI किस तरीके से आएगा आज शाम को हमको पता चलेगा। शुरुआती इंडिकेशंस मिल चुके थे कि 8.1% के आसपास आना चाहिए। अगर 8 के नीचे आ जाता है तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन अगर 8 के ऊपर ही रहता है तो फिर कोई बहुत तस्वीर नहीं बदली है। तो एक बड़ी ये है। दूसरी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि कल एक बहुत बड़ी बात बाइडन ने कही। उन्होंने कहा कि मैं रशिया के जो भी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स को कंप्लीट बैन करूंगा। इसलिए आप देखिए पूरा मेटल फ्लैट या नेगेटिव है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस 4.5% ऊपर है। तो ये आज आपके रडार पे रहना चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरे ग्लोबली अगर मंदी की बातें हो रही हैं, महंगाई से निपटने की बातें हो रही हैं, तो ओपेक ने अपना प्रोडक्शन, अपने डिमांड के अनुमान को घटा दिया है 4,64,000 बैरल पर डे। और उनका ये मानना है कि इसकी वजह से आगे और प्रोडक्शन कट हो सकते हैं प्राइस सस्टेन करने के लिए। तो तीसरी ये बुरी खबर है दुनिया भर के लिए, ये यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि यूएस में 2 गैंग बन गए, 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप है, एक पेसिमिस्टिक ग्रुप है। ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप कह रहा है कि पीक तो बन गया ना, अभी पीक तो किस चीज का इन्फ्लेशन का बन गया। हाँ, अब उनका कहना है कि अब उससे ऊपर तो जा नहीं रहा है। तो बन ही गया है, कूल ऑफ नहीं हो रही, बात सही है। पीक तो बन ही हाँ, गया तो तरह तरह के वो अपने तर्क ढूंढ के ला रहे हैं। और जो पेसिमिस्टिक लोग हैं उनका ये कहना है कि 2 भाई किधर हो आप, किस दुनिया में रह रहे हो, 2% और कहाँ 8%। तो आप कितनी हाइक सभी लोगों को पता नहीं है। तो अपने अपने लॉजिक लोग दे रहे हैं। जो मंदी के सौदे लगा के बैठे हैं वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ होना, 2 हाइक आप इसी साल देखेंगे। जिन्होंने कल लॉन्ग प्रोफेशन बनाई होगी उनको कह रहे हैं कि पीक हो गया, अब कुछ नहीं होगा, आप ईयरली नंबर देखिए। ये सब इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि डाउनग्रेड्स कंपनीज के लगातार आ रहे हैं हर तरफ से, चाहे जिस तरफ कंपनी का आप देख लीजिए। तो आज के नंबर जो आएंगे शाम को ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके पास जॉब डेटा है, आपके पास WPI है। अब ये CPI के बाद तय होगा कि दिसंबर वाली बैठक में, नवंबर तो गिवन है, 75 तो होना ही होना है। दिसंबर वाले में 50-50 हो चुका है। अभी आज के नंबर के बाद 100% हो जाएगा कि किधर जाएगा, 50% होगा, 50 बेसिस पॉइंट होगा या 75 होगा। तो आज का दिन बड़ा भारी रहेगा और 2-3 बड़े नंबर आने, ब्लैक रॉक के नंबर आने, TSMC के नंबर आने। तो और भूल जाते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ भी बहुत कांड हो गया है। IIP नेगेटिव है आपका और महंगाई बढ़ के आई है। तो RBI के सामने एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। एक तो अभी आप ये देख लोगे 1 या 2 नवंबर की फेड की पॉलिसी, उसके बाद आपकी पॉलिसी है दिसंबर में, और जहां पे एक और फेड की पॉलिसी लाइंड अप। हमारे साथ हमारा इन्फ्लेशन भी सरदर्द हो रहा है, ऊपर से फेड के एक्शंस, तो हमें उसके साथ 2 पॉलिसी डिस्काउंट करनी है आपको। Yes. बहुत मुश्किल का टाइम होगा फेड के, RBI के लिए। कल मैं कुछ रिपोर्ट देख रहा था, अभी तो 35 पे अटके हुए हैं सब दिसंबर के लिए। देखते हैं अभी धीरे धीरे करके कैसे मूड बदलता है। लेकिन 35 बेसिस पॉइंट का एक और और एक महत्वपूर्ण बात आशीष, और दिसंबर पॉलिसी क्यों हो सकता है बीच में भी बैठ जाए, बीच में बैठ सकता है। अगर कोई भरोसा नहीं, 3 क्वार्टर तक आप टारगेट से ऊपर रहते हैं, हमारा इन्फ्लेशन तो है ही है, हमारा इन्फ्लेशन 3 क्वार्टर से 2 से 6 की रेंज के ऊपर है। पार्लियामेंट में जाके आपको जवाब देना पड़ेगा गवर्नर साहब को कि आप कर क्या रहे हो, क्यों नहीं हो पा रहा। ये रूल है जो टारगेटिंग का नियम बनाया गया था, उसके तहत अगर 3 क्वार्टर तक आप 6% से ऊपर रहते हैं तो आपको जाके संसदीय समिति के सामने जवाब 9 महीने लगातार ऊपर बना हुआ है आपका, नीचे नहीं आ रहा। अभी बता दो कितने महीने से। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग, ये हमारे लिए भी इन सब के एक्शन सेंट्रल बैंकर्स के, ग्लोबल सेंट्रल बैंक हम पे भी भारी पड़ रहे हैं। ठीक बात। ये है तस्वीर कॉशियस ही रखते हैं ना, कॉशियस से नेगेटिव ही चलते हैं। नेगेटिव ये कहानी आ रही है। अच्छा, ये जब चला ही दिया तो बता ही देता हूं, क्योंकि बातचीत हो गई।
सितंबर का सीपीआई 7.32 एक्सपेक्टेड था, 7% से बढ़कर 7.41 आ गया, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। क्यों? दो सबसे बड़ी दिक्कतें, फूड और वेजिटेबल। ये इसीलिए आप टिफिन नहीं ला रहे आजकल क्या? हाँ, बहुत महंगाई होगी भाई, सस्ता नहीं हो रहा कुछ। कैंटीन वाला भी महंगा खिलाता है, ये भी खिला नहीं रहे आजकल, मुश्किल हो गया सब। अच्छा, अगस्त का आईआईपी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 1.8% पॉजिटिव में एक्सपेक्टेड था, 2.4% पिछले महीने का था। 1.8% की एक्सपेक्टेशन के सामने -0.8% पे पहुंचता हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी दिक्कत, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल्स सबसे बड़ी उसके बाद दिक्कत। वैसे सारे वर्टिकल्स में पेन था। 18 महीनों के लोस पर यह आईआईपी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, दोनों आंकड़े एक्चुअली पेनफुल थे। चलिए, पर मार्केट्स बहुत ज्यादा इन आंकड़ों पे नहीं जाता, थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो ऐसे में वीरू से जान लिया जाए बिल्डअप कैसा है, मूड कैसा है। कल जो हमने थोड़ी सी एक रिलीफ स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस से घूमे थे जो भारतीय बाजार, अब उसके बाद मार्केट्स की रीडिंग क्या है? वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या कहता है निफ्टी का अपडेट? जी आशीष, देखिए परसों हम कोलैप्स हुए, 17,000 के नीचे क्लोज दिया, बट कल फिर अगर आप देखिए, अगर आपने शॉर्ट अटेम्प्ट किया होता तो बाजार ने आपको ट्रैप कर दिया, और इसको पूरा स्पॉन्सर किया कल की स्ट्रेंथ को बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने वो 38,500 के बेस को और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया और डे हाई पे जाके क्लोज हुआ, और कल का इंटरडे हाई था एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इस आज की चर्चा को बैंक निफ्टी इसलिए शुरू कर रहा हूं आशीष, क्योंकि कोर इंडिकेटर पूरे ही बाजार का, इंडेक्सेस के बिहेवियर का यही है। कैंडल बहुत स्ट्रांग थी, और कल के अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो वो थोड़े ठीक थे। कल एफआईएस की कैश में सेलिंग कम थी, डीआईएस की करीब 85 करोड़ रुपए की बैंक थी। आशीष, 1063 करोड़ रुपए का कल एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, 3700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, करीब करीब 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, अच्छी बात है। 2467 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, ह्यूज क्वांटम में बाय किया, मेगा शॉर्ट्स क्यूज हुआ, करीब करीब 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। डेरिवेटिव्स के आंकड़े एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, और एक और चीज अच्छी आशीष कि उन्होंने कल करीब 36,000 शॉर्ट कॉल कवर करी, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि कल 62,000 पुट शॉर्ट करी। यानी कल का लो, कल का पुट राइटर का जोन एक अच्छे बेस के तौर पर काम करेगा आशीष। एनी शॉर्टिंग थॉट्स विल कम बिलो दैट लेवल ओनली। एक और डेटा आपको दिखाता हूं आशीष, लेट्स सी इन तमाम नेगेटिविटीज के बीच में एफआईएस के जरा कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए आशीष आप। ऑलमोस्ट मार्च 2020 और जून 2022 का जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो जोन था, ऑलमोस्ट एफआईएस की शॉर्ट्स ऑलमोस्ट उसी जोन में है, क्रिटिकल एवरेजेस के पास, और इतनी ह्यूज शॉर्टिंग के साथ थोड़ा सा अगर आप देखें शॉर्ट्स पे अगर आप जाते हैं तो जरा देखभाल के हाईली ओवर शॉर्ट ट्रेजेक्टरी में एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं आशीष। अब आते हैं आज की अप्रोच पे, क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कल एफआईएस ने 62,000 पुट शॉर्ट करी आशीष। आप देखिए कल पुट शॉर्टिंग कहां पर हुई। कल 17,000 की स्ट्राइक पे काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है, कल 17,100 की स्ट्राइक पे बहुत पुट राइटिंग हुई है, और अगर आप कॉल राइटिंग्स को देखें तो कहां पे हुई है अभी भी। और देखिए कॉल राइटर्स कल बैकफुट पे थे, और मेगा पुट राइटिंग 17,000 पे हुई है आशीष। और आप पिरामिड्स देखें वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, तो 17,000 पे एक स्ट्रांग पुट राइटिंग, 17,100 पे एक स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है। ये पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे आशीष। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कल जो वो रिगेन करने की प्रोसेस थी उसमें पुट राइटर्स का कन्विक्शन था। दैट लुक एट दैट लाइट ब्लू कैंडल आशीष। अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पे? अप्रोच ये रहेगी कि जब तक बेस 1 नहीं टूटेगा शॉर्ट नहीं करूंगा, बेस 1 टूटेगा तो सेकेंड बेस के लिए मैं शॉर्ट करूंगा। बट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग आशीष, अगर हम कल के हाइस को काटते हैं तो एक बाय ट्रेड लेंगे फर्स्ट बेस के आसपास स्टॉप लॉस लगा के, बाकी रेजिस्टेंस के लेवल आपकी स्क्रीन पे होंगे। अगर बाय ट्रेड लेंगे, ये बेस 1 जब तक नहीं टूट रहा है शॉर्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग ट्रेड पे स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, ये टूटेगा याद रखिएगा तो सेकंड बेस के लिए शॉर्ट ट्रेड लेंगे। लेकिन फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में अगर कल का हाई कटता है तो बेस 1 पे स्टॉप लॉस लगाकर बाय कीजिएगा,
जज योर लॉन्ग ट्रेड एट 171 एट 10 डेमा, ये पार होता है तो ऊपर के स्विंग आपको मिल सकते हैं। रही बात निफ्टी बैंक की, द कोर इंडिकेटर आशीष, ये कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को छू के आया। कल पीएमएस देखिए आशीष, 38,500 पे, 38,600 पे, 700 पे, 38,800 पे, 39,000 पे पुट राइटिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। और बड़े कॉल राइटर्स कहां पे खड़े हैं? 39,500 पे, 40,000 पे। अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, बेस रेजिस्टेंस विल लेके आइएगा। पहला रेजिस्टेंस ऑन बैंक निफ्टी, दैट इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन। अगर बेस बतलाइए, रेजिस्टेंस लेके आइए। सिंस वी आर टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट बैंक निफ्टी, जरा पहले आप रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। 270 का क्लस्टर, 170 का क्लस्टर निकलता है, 2T डेमा का जोन कटता है तो बाय ट्रेड लेंगे फॉर ए पॉसिबल स्विंग ऑफ 510। 510 क्या है? कॉल राइटर्स का जोन, 27 लाख कॉल खड़ी है, ये कटेगा, 15 मिनट सस्टेन हो तो एक अच्छे एक्सपायरी की बिलीव रख सकते हैं आप, 39,722, 39,890 तक के लक्ष्य। लेकिन आशीष, मैं बैंक निफ्टी पे टिल द टाइम वी वॉलेट सेकंड बेस, नो शॉर्टिंग थॉट्स। आशीष, दोनों बढ़िया तरीके से आपको निफ्टी बैंक समझा दिए गए हैं। निफ्टी पर जब तक पहला बेस वायलेट नहीं होता, कोई शॉर्टिंग, निफ्टी का रखिए, कोई शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं। अगर वो पहला बेस वायलेट हो रहा है तो सेल करेंगे उस बड़े बेस की तरफ, दूसरा जो बेस हाईलाइट किया है उसकी तरफ के टारगेट्स होंगे। निफ्टी बैंक में तो शायद मोमेंटम पकड़ेगा तगड़ा, एक बार 510 के ऊपर, 270 के ऊपर 510 और 510 के बाद 722, 890 तक के जोन्स, वो सारे लेवल्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन वो कल आए रिजल्ट, हर्षिता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। HCL टेक स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पर इन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज किया है और साथ ही साथ इन्होंने जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है FY23 के लिए वो भी एक थोड़ा सा बेहतर ही दिखाई दे रहा है। अब उन नंबर्स की बारीकियां देखें तो करीब 2% डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर एक बैंड था 3.5 to 4%, 3.8% तक की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, जो फैली इन लाइन है। अब कहां पर डिलीवरी बेहतर होती हुई दिखाई दी? मार्जिन्स का अनुमान था कि 17% के आसपास मार्जिन्स आएंगे, 17.9% का मार्जिन है, लगभग आप 18% समझे तो 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा, और यहीं पर वो सबसे अच्छा सरप्राइज देखने को मिला है। इनकी IT सर्विसेज में बिजनेस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग साइड पर भी हम ERD जो आप कहते हैं, इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज में भी बढ़त देखने को मिली और वहां पर मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी अच्छा देखा गया है। अब आप आइए कि कंपनी ने क्या कहा है गाइडेंस को लेकर। तो कंपनी कह रही है कि सर्विसेज रेवेन्यू में करीब 16 से 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। FY23 के लिए इन्होंने जो ग्रोथ गाइडेंस है 13.5 से करीब 15% के बीच, 14.5% के बीच रखा है। ये पहले 12 से 14% के बीच था, तो आधा परसेंट, 1.5% नीचे से और ऊपर से करीब आधा % इन्होंने बढ़ाया है। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ गाइडेंस है। हालांकि जो मार्जिन की गाइडेंस है उसको थोड़ा सा नरम किया है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये 19% अपर एंड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पहले 20% के आसपास था। ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है कंपनी के लिए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में न्यू डील्स का जो इजाफा है वो 16% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो HCL टेक अच्छे नतीजे हैं, पॉजिटिव है। एम्प्लॉय एडिशन हुआ है। अट्रिशन रेट दरअसल कंपनी का स्टेबल है 23.8% के आसपास। पिछले क्वार्टर की तुलना में ज्यादा एस्केलेशन अट्रिशन का नहीं देखने को मिला है। अब आइए आप विप्रो के आंकड़ों पर। विप्रो ने डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में करीब 2.3% तक की ग्रोथ डिलीवर की है। कांस्टेंट करेंसी 4.1% का आंकड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये ठीक इन लाइन है। मार्जिन्स, हालांकि अगर आप गौर करें तो मार्जिन्स 15.15% का अनुमान था, 15.11% पर आए हैं। बेहतर प्राइस रियलाइजेशन से मार्जिन्स हल्का सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, वो भी एक पॉजिटिव है। लेकिन जो गाइडेंस है उसमें इन्होंने कहा है कि एक मॉडेस्ट गाइडेंस देखने को मिलेगी। तो अगली तिमाही के लिए ये कह रहे हैं कि पहले एक्सपेक्टेशन था 1 से 3% के बीच, अब ये कह रहे हैं आधे से 2% के बीच ही रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अपना गाइडेंस के बैंड को थोड़ा सा ट्रिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अच्छी बात विप्रो के लिए ये है कि इनका अट्रिशन दरअसल पिछले 2 क्वार्टर्स से
23% के आसपास ही रह रहा है। अब 23% पर आ गया। पिछली बारी ये 23.3% था, उससे पहले वाले क्वार्टर में 23.8% था। तो पिछले 3 तिमाहियों में अट्रिशन का आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। उन्होंने कहा है कि 4 मार्केट्स में अमेरिका और यूरोप में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और डबल डिजिट ग्रोथ इस साल के अंत तक ये देखने के लिए कॉन्फिडेंट है। तो ये विप्रो के आंकड़े हुए। अब दूसरे स्टॉक्स जो इस पर आज खबरों का असर देखने को मिलेगा, एक तो इसमें सुवेन लाइफ साइंसेज है। बोर्ड ने करीब 400 करोड़ के राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है। राइट्स करीब 55 रुपए पर प्राइस किया जाएगा। अगर आपके पास 2 शेयर है, आप एक राइट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। वेरांडा सॉल्यूशंस, आप इनफैक्ट कल सुबह में ही मेंशन कर रहे थे, बोर्ड बैठक है। इन्होंने दरअसल एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया है। जेके शाह एजुकेशन है, इनकी सब्सिडी के थ्रू दरअसल जेके शाह का ये एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो करीब 338 करोड़ की है। जेके शाह दरअसल सीए प्रिपरेशंस के लिए एक बहुत माहिर संस्था है। ब्रेकअप ये है कि इस महीने के अंत तक 267 करोड़ ये देंगे, नियरली 63% ऑफ दैट 338 करोड़ का आंकड़ा। बाकी 13% यानी कि 70 करोड़ अगले साल यानी कि 2023 अक्टूबर एंड तक देने हैं और फिर रिमेनिंग जो है वो 2025 तक इनको पे आउट करना है। जेके शाह की खासियत यह है कि कुमार मंगलम बिरला, अपने कोटक केएमसी के नीलेश शाह और पीयूष गोयल, इन सब ने सीए प्रिपरेशन जेके शाह से की है। तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जिसका फायदा वेरांडा लर्निंग को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। और इंटरग्लोब एविएशन अपने इंटरनेशनल फ्लीट को मजबूत करना चाहता है, तो इन्होंने बोइंग एयरक्राफ्ट ऐड करना शुरू कर दिए। 4 बोइंग विमान दरअसल इन्होंने जोड़े हैं और ये वेट लीज है। तो वेट लीज बेसिकली ये है कि जो कंपनी है वो एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करती है, क्रू प्रोवाइड करती है, उसको मेंटेन भी करती है और इंश्योर भी करती है। तो इंटरग्लोब एविएशन का उतना ज़्यादा खर्च नहीं होता, तो वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। लॉन्ग हॉल वाली चाहिए इनको विदेश में ऑपरेशंस के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, तो एक्सपायरी की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। आज शाम को फिर इंपॉर्टेंट आंकड़े, यूएस की सितंबर इन्फ्लेशन रिपोर्ट, इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा वो इंतजार रहेगा। हमारे समय अनुसार शाम को आ जाएंगे उनके जॉबलेस क्लेम्स, उनकी क्रूड इन्वेंट्रीज, रिजल्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फोसिस। बाजार बंद होते ही, क्योंकि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, मेरे ख्याल से बाजार बंद हुए नहीं, उधर इन्फोसिस के नंबर्स आ जाएंगे। नंबर्स के साथ साथ बायबैक पे नजर होगी। माइंडट्री, आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, आदित्य बिरला मनी, सायंट और डेन नेटवर्क्स, इन तमाम कंपनीज के आज नंबर्स आने हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बोर्ड मीट है। प्रेफरेंशियल इशू वारंट जारी करने की तैयारी कर रहे। कल बहुत तेजी आई है स्टॉक में, ध्यान रखिएगा इस डेवलपमेंट से पहले। पीएम मोदी आज हिमाचल दौरे पर है, तो वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ होगी, कुछ फाउंडेशन लेइंग स्टोन्स, तमाम चीजें अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की आज ब्रुसेल्स में मीट, तो बेसिकली यूक्रेन के लिए कैसे एडिशनल सपोर्ट दिया जाए उस पर बातचीत, और अपने खुद के नेटो के डिफेंसेस कैसे स्ट्रेंथन करे जाए उस पर फोकस होना है। ताइवान, आप लोग घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आज से ताइवान ने सारे क्वारंटीन रूल्स स्क्रैप कर दिए, तो आप जा सकते हैं, देख आइए चाइना क्या कर रहा है वहां पे। और आज करवा चौथ है, आप सबको बधाइयां। आप सबको आज चांद का इंतजार होगा। नीरज जी कुछ देर में ट्वीट करके हर लोकेशन के चांद कब निकलने वाला है, शाम का दिखने वाला है, वो बता देंगे। सासबू सेंसेक्स करवा चौथ स्पेशल। अरे ये भूल गया मैं, पता नहीं लेडीज आएंगी नहीं आएंगी। वैसे ये बात सही है, मैं मून के टाइमिंग्स आज सासबू सेंसेक्स में दिखा दूंगा। बिल्कुल, मुंबई में सबसे आखिरी में आता है बाय द वे, बहुत लेट आता है। लेकिन चलिए इस नोट पर जाते आते एसजेएक्स निफ्टी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, थोड़ी सी कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।